हेलो गाइस व्हाट्स अप। तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था पिछले वीडियो में कि इस वीडियो में बताऊंगा कि रशियन मीडिया जो है हम डॉलर से रूपी और रूबल जो है वो कैसे छुटकारा पा सकते हैं थ्रू रूपी रूबल मैकेनिज्म। उस पर एक रिपोर्ट है रशियन मीडिया की, और जिस तरह से इस वीडियो के जो होस्ट है उन्होंने बताया, काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में बताया और थोड़ा फनी भी वे में बताया। तो आपको वीडियो जो है देखने में, हालांकि बहुत सीरियस टॉपिक है ये रूपी रूबल डॉलर, बट हर किसी को जो है वीडियो में इंटरेस्ट होगा क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग वे में बताया गया है और इंटरेस्टिंग और फनी वे में बताया गया है। तो चलिए वीडियो देखते हैं और वीडियो के बाद कुछ कमेंट्स भी मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। सो लेट्स बिगिन। जरा सोचिए, आप कल उठेंगे और देखेंगे कि डॉलर ट्रेड कर रहा है 30 रूबल के लिए। जैसे 2013 की तरह इंटरनेट पर कुछ लोग इस तरह के बदलावों की उम्मीद करते हैं जब वे ये खबर सुनते हैं कि रशियन फेडरेशन का सेंट्रल बैंक डॉलर के एक्सचेंज रेट की अलग तरह से कैलकुलेशन करना शुरू करेगा। वैसे मैंने सुना है कि बहुत सी भारतीय दवाएं और कारें जल्द ही रशिया में दिखाई देंगी, जिसे हम सब तेल के पैसों से खरीदेंगे। बॉन मार्टिन, जेएम एप्पल, रेमी जैकमैन। यह एक और न्यूज एपिसोड है जिसमें मैं आपको सबसे अधिक दिलचस्प इकोनॉमी न्यूज बताता हूँ। तो शुरू करते हैं। तुम लोगों के पास क्या है? रूबल। इंडियन पब्लिशन मिंट ने एक न्यूज पब्लिश करी कि इंडिया और रशिया नेशनल करेंसीज में एक सेटलमेंट मैकेनिज्म बनाने के बारे में विचार कर रहे हैं। उस आर्टिकल का ऑथर इंडियन गवर्नमेंट के उन सोर्सेज को रेफर करता है जिन्होंने उस न्यूज को शेयर किया था। यह मैकेनिज्म इंडियंस को रूस से डॉलर में नहीं बल्कि रुपीस में पेमेंट रिसीव करने की अनुमति देगा। इसे काम करने के लिए एक रशियन बैंक को एक इंडियन बैंक में और एक इंडियन बैंक को रशियन बैंक में खाता खोलना होगा। यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि कौन से बैंक इस लेन देन में भाग लेंगे। मिंट ने लिखा है कि रशिया के साथ रुपीस में पेमेंट मैकेनिज्म का यूज पहले ही किया जा चुका है, एक छोटे पैमाने पर चाय जैसे सामानों के लिए। जैसे कि आप अनुमान लगा सकते हैं, चाय की सप्लाई रशिया से नहीं बल्कि इंडिया से हमें की गई। लेकिन दूसरी ओर रशिया इंडिया को बहुत से डिफेंस प्रोडक्ट सप्लाई करता है। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि इंडिया के पास देने के लिए केवल चाय है। इंडिया फार्मास्यूटिकल्स, कृषि वस्तुओं और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए उत्पादों का एक प्रमुख निर्यातक है, इसलिए हम प्रतिबंधों से नहीं डरते हैं। अब हमारे पास अच्छी इंडियन जेनरिक दवाइयाँ हो सकती हैं। और मैं यहाँ यह बात भी जोड़ना चाहूँगा कि इंडिया दुनिया में सबसे ज़्यादा फिल्में बनाता है, तो हमें इस तथ्य के बारे में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है कि नया बैटमैन रशिया में नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि मुझे यकीन है कि इंडिया में वे 10 नई फिल्में बना सकेंगे जो कि ओरिजिनल मूवी से ज्यादा खराब नहीं होगी। पूरी गंभीरता से वह आर्टिकल कहता है कि इंडियन ऑफिशियल्स रशिया के साथ व्यापार विकसित करना चाहेंगे, विशेष रूप से तेल की खरीद बढ़ाने के लिए, लेकिन कम कीमत पर। 14 मार्च को यह खबर सामने आई कि इंडियन कंपनी इंडियन ऑयल ने 30 लाख बैरल रूसी तेल यूराल की आपूर्ति के लिए तेल व्यापारी विटोल के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। ब्रेट ऑयल की तुलना में विटोल ने कार्गो को 20 या 25 डॉलर प्रति बैरल की छूट पर बेचा। पहले वे इंडियन रशियन तेल के आपूर्तिकर्ताओं से सहमत नहीं हो सकते थे, लेकिन अब यह स्पष्ट हो गया है कि वे केवल बड़ी छूट की मांग कर रहे थे। समस्या यह है कि दुनिया में रशिया की नकारात्मक छवि वाले प्रतिबंधों के कारण रशियन ऑयल अब बहुत कमजोर स्थिति में है। लेकिन इंडियंस ने पहले ही कहा है कि रशियन ऑयल की खरीद प्रतिबंध व्यवस्था का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि उनका समूह सीधे रशियन संगठनों के साथ सहयोग नहीं करता है जिन्हें मंजूरी दी गई है। आइए उम्मीद करते हैं कि इंडिया 10 लाख बैरल से अधिक रशियन ऑयल खरीदेगा, क्योंकि अब ऑयल और गैस के अतिरिक्त मुनाफे को मौजूदा जरूरतों पर खर्च किया जा सकता है। आइए उम्मीद करते हैं कि विनिमय दर की गणना की नई प्रणाली हमारे खराब अस्थिर रूबल को कम से कम थोड़ा स्थिर करने में मदद करेगी। अन्यथा रूबल को स्थिर करने के लिए और अधिक कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। और जो रशियंस विदेशों से रशिया वापस आए हैं वो रूबल के लिए डॉलर को अपनी मर्जी से रूबल से बदल रहे हैं। हालांकि अब कौन डॉलर लेकर रूस लौटेगा? ये सभी यात्री पहले ही अपना संचित धन ले चुके हैं, लगभग 1 महीने से वहां घूम रहे हैं और ऐसे बैठे हैं कि हम क्या जी रहे हैं और हम कार्ड से कैसे खर्च करते हैं। मुझे पूरी सहानुभूति है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आइए फॉरेंसिक करेंसी डिपॉजिट को याद करें, जिसे गवर्नमेंट फ्रीज भी कर सकती है रूबल के एक्सचेंज के लिए। इसे स्थिर करने के कई तरीके हैं, तो अभी के लिए हम सब एक साथ आ सकते हैं और रशियन गवर्नमेंट को इन सभी लक्ष्यों को लागू करने में एक बड़ी सफलता की कामना कर सकते हैं। तो सबसे पहले मंसूर मागोमेदोव ने लिखा है कि हमने यूरोपियन कार्स और मेडिसिन से इसलिए छुटकारा पाया ताकि हम हमारे एलाई देश इंडिया की मेडिसिन और कार्स खरीद सके। इट्स अ मास्टर प्लान। उसके बाद शांति ओम ने लिखा है कि मैं सच में इंडिया के साथ बिजनेस करने में बहुत इंटरेस्टेड हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे सरकार ने इंडिया के साथ बिजनेस करने के लिए फॉरेन करेंसी के यूज को भी परमिशन दे दिया है, नहीं तो मेरे पास फॉरेन करेंसी जमता ही जा रहा था।
उसके बाद ओल्गा नेफेदोरोवा ने लिखा है कि इंडियन मेडिसिन आर नॉट ए बैड ऑप्शन एट ऑल। हमारे रशियन मेडिसिन से तो काफी बेटर है। तो जैसे कि रशिया ने इंडिया को सेल्फ डिपेंडेंट किया है बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल सेक्टर में, और खास करके डिफेंस सेक्टर में बहुत सारे टेक्नोलॉजी शेयरिंग हो रही है, और अभी इंडिया जो है खुद बहुत सारी चीज़ें जो है मैन्युफैक्चर कर सकता है। तो उसी तरह इंडियंस को भी हेल्प करना चाहिए रशियंस को कि वो भी बहुत अच्छे मेडिसिन प्रोड्यूस कर पाए। उसके बाद व्लादिमीर लैप्शिन ने लिखा है कि ऑयल इन एक्सचेंज ऑफ इंडियन फिल्म्स। Not bad, not bad. उसके बाद टॉप गेम्स ने लिखा है कि इंडियन मेडिसिन तो वैसे भी रशिया में बहुत पॉपुलर है, तो अगर ये रशियन मार्केट में छा जाते हैं देन दैट्स क्वाइट नॉर्मल। तो दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा था और बहुत सारे चीज़ों के ऊपर डिस्कशन हुआ था, तो बहुत अलग अलग टॉपिक्स पे कमेंट्स थे, तो बट इंडिया से रिलेटेड जो था वो मैंने आपको सुनाया। तो यहीं पे मैं वीडियो खत्म करूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।